दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आपका सभी का केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इमल्सन के बारे में पढ़ा था, रक्षक कोलाइड के बारे में पढ़ा था। हम इस चैप्टर के लास्ट में चल रहे हैं। आज पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग कि कोलाइडी विलयन क्या काम आता है। तो हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग उपयोग कह दो, एक ही बात है। ये कोलाइडी विलयन के क्या उपयोग हैं, क्या अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला अनुप्रयोग देखते हैं। पहला, औषधियों के क्षेत्र में, समझना ही नहीं, रटना नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि नहीं याद कर रहे, रट रहे हैं, नहीं 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 नहीं, समझना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। तो सबसे पहला पढ़ रहे हैं औषधियों के क्षेत्र में। औषधियां आप जानते ही हो, दवाइयां। अब मेरी बात सुनो, औषधियों के क्षेत्र में कोलाइडी विलयन कैसे काम आते हैं। देखो, जो हमारी आंत्र होती है, ठीक है, हम जो भोजन करते हैं उसको अवशोषित करती है। हमारी आंत्र जो होती है ये कोलाइडी आकार के कणों को, कोलाइडी आकार के कण समझ गए, जिनका व्यास 10 की घात पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर तक हो। मतलब हमारी आंत्र में क्या खासियत है कि ये कोलाइडी आकार के कणों को आसानी से अवशोषित कर लेती है। जब ये कोलाइडी आकार के कणों को आसानी से अवशोषित करती है हमारी आंत्र, तो जो औषधियां हैं वो सामान्यतया कोलाइडी आकार के कणों द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। कोलाइडी आकार के कणों द्वारा बनाई जाती हैं ताकि हमारी आंत्र उन्हें आसानी से अवशोषित कर ले और रोग आसानी से ठीक हो जाए। तो मैंने दो ही बात तो कही, हमारी आंत्र कोलाइडी आकार के कणों को आसानी से अवशोषित करती हैं, अतः रोगों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधियां कोलाइडी आकार के कणों द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल बात। तो लिख सकते हैं हमारी आंत्र कोलाइडी आकार के कणों का, कोलाइडी आकार के कणों का आसानी से अवशोषण करती है, आसानी से अवशोषण करती है। अतः यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अतः रोगों के इलाज के लिए, अतः रोगों के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाली औषधियां, रोगों के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाली औषधियां ठीक है, कोलाइडी आकार के कणों से बनी होती हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोलाइडी आकार के कणों से बनी होती हैं। अच्छा दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। हम कुछ उदाहरण देता हूं मैं, और उदाहरणों को भी समझो आप। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। एक तो प्रोटोरजिरोल, ये एक औषधि है प्रोटोरजिरोल, और एक आर्जिरोल। दो औषधियाँ लिखी मैंने, दो दवाइयाँ हैं, प्रोटोरजिरोल व आर्जिरोल।
ये दोनों जो औषधियां हैं ये सिल्वर का कोलाइडी विलयन है। सिल्वर मतलब Ag का कोलाइडी विलयन है। ठीक है। अच्छा, तो प्रोटोर्जिरोल व आर्जिरोल जो औषधियां हैं वो किसका कोलाइडी विलयन है? Ag का, सिल्वर का। दूसरी बात, इनका उपयोग नेत्र संक्रमण के इलाज में, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसके इलाज में किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इनका उपयोग नेत्र संक्रमण के इलाज में किया जाता है। तो तुम देख सकते हो ये कोलाइडी विलयन ही तो है। प्रोटोर्जिरोल व आर्जिरोल एक कोलाइडी विलयन ही तो है, और इसका उपयोग नेत्र संक्रमण के इलाज में किया जाता है। क्लियर? अब अगली बात सुनो। यहां तक कोई समस्या? अब एक बात और सुन लो। देखो, जो स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक जानते हो? जैसे किसी व्यक्ति के कमजोरी है और वो डॉक्टर के पास जाता है कि साहब ताकत की दवाई लिख दो, तो वो ताकत की दवाई जो है वो है स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले टॉनिक। जो स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक होते हैं दोस्तों, ये FeCu, Au आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। तो आप समझ गए होंगे औषधियों के उपयोग ही तो चल रहे हैं, कोलाइडी विलयनों के उपयोग पढ़ रहे हैं हम औषधियों के क्षेत्र में। तो हम एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के बारे में। स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक, स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक किसके कोलाइडी विलयन बताए? Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन हैं। क्लियर कर रहे हो मेरी बातों को? आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन हैं। क्लियर? और सुनो, जब बात ही चल रही है एग्जाम्पलों की तो और एग्जाम्पल सुनो। जो सल्फर होता है इसका कोलाइडी विलयन कीटाणुनाशी होता है, सल्फर धातु है। तो देख लो औषधियों के क्षेत्र में सल्फर का कोलाइडी विलयन कैसा होता है? क्या बोला मैंने, भूला सुना तुमने? सल्फर का कोलाइडी विलयन कीटाणुनाशी होता है, पोंछा वगैरह लगाने में काम आता है, कीटाणुनाशी होता है। और सुनो, सुनना चाहते हो तो एंटीमनी जो धातु है उसके कोलाइडी विलयन का उपयोग, एक रोग है कोई काला अजार रोग, उसके इलाज में प्रयुक्त होता है। एंटीमनी धातु के कोलाइडी विलयन का उपयोग काला अजार रोग के इलाज में किया जाता है। ये भी याद रखें, कोई पूछ ले तुमसे, का पेपर में क्वेश्चन आ जाए काला अजार रोग के इलाज में प्रयुक्त किस धातु का कोलाइडी विलयन प्रयुक्त किया जाता है, तो एंटीमनी। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंटीमनी के कोलाइडी विलयन का उपयोग, कोलाइडी विलयन का उपयोग काला अजार रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, काला अजार रोग के उपचार में किया जाता है। तो क्लियर? कोई शक है? आराम से समझ में आ गया होगा? तो समझ में आ गया तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो। कर लिया? अब आप देखो आगे
दूसरा उपयोग नंबर 2, कोलाइडी विलयन के उपयोग पढ़ रहे हैं। पहला उपयोग आप पढ़ चुके हो और दूसरा उपयोग है धूम्र अवक्षेपक में किसमें? धूम्र अवक्षेपक में। देखो और इसको पहले समझो, फिर एक बार में लिख लेंगे, पहले पूरे को समझ लो। धूम्र अवक्षेपक में बात करते हैं धूम्र की। धूम्र बोलते हैं धुआं को। जो धुआं होती है, ये धुआं है, ये कोलाइडी विलयन होती है। कैसा कोलाइडी विलयन है? ठोस गैस। दोबारा सुन लो, धूम्र ठोस गैस कोलाइडी विलयन है। मतलब इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस कार्बनिक अणु, कार्बनिक अणु, ठीक है। अच्छा, और परिक्षिप्त प्रावस्था तो हो गई ठोस, जो है कार्बनिक अणु। अब परिक्षेपण माध्यम होती है इसमें गैस, वायु। तो एक तरह से ये कैसा कोलाइडी विलयन हुआ? धूम्र ठोस गैस कोलाइडी विलयन, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस कार्बनिक अणु व परिक्षेपण माध्यम वायु होती है। ठीक है। अब आज सुनो, धूम्र अवक्षेपक क्या है, इसके बारे में सुनो। देखो, जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, उनसे निकलने वाले धुएं को, प्रदूषित धुएं को, अशुद्ध धुएं को, उद्योगों से जो अशुद्ध धुआं निकलता है, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, उससे अशुद्ध धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं को वातावरण में छोड़ने से पूर्व धूम्र अवक्षेपक से गुजारते हैं। धूम्र अवक्षेपक को कोट्रेल अवक्षेपक भी कहते हैं। मैंने क्या कहा? धुआं को जो फैक्ट्री में बन रही है, उसको वायुमंडल में छोड़ने से पहले किससे गुजारते हैं? धूम्र अवक्षेपक से। ठीक है, ये धूम्र अवक्षेपक है, मान लो। यहां से ये आ रही है फैक्ट्री से अशुद्ध वायु, और अशुद्ध वायु को इसमें से गुजारते हैं धूम्र अवक्षेपक में से। अच्छा, इसमें प्लेट लगी होती हैं। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। जो धुआं होती है वो सामान्यतः ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होती है, मतलब इसमें कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। धुआं कैसा कोलाइडी विलयन होती है? ऋणावेशित। अच्छा, तो ये जो प्लेट लगी हुई है, ये बैटरी के प्लस रे से कनेक्ट होती हैं, तो ये होती हैं धनावेशित प्लेट। तो अशुद्ध धुआं आई, वो कोट्रेल अवक्षेपक में गई, धूम्र अवक्षेपक में गई। जहां ये प्लेट धनावेशित हैं, तो ये कोलाइडी कण जो हैं, जो कार्बनिक अणुओं के कण हैं, उनको ये उदासीन कर देंगे, और उदासीन करके वो क्या हो जाएंगे? अवक्षेपित। तो ढेर लग जाएगा। और बची कौन? जब कोलाइडी कण, मतलब ठोस कार्बनिक अणु अवक्षेपित हो गए, तो केवल वायु तो बनी, तो ये वायु बाहर निकल जाएगी, जो अब शुद्ध हो चुकी है। तो कोट्रेल अवक्षेपक में किस तरह से अधिशोषण का, उसका कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग है, ये समझ में आ गया होगा। हम कह सकते हैं, दोबारा सुन लो मैंने क्या बात कही। मैंने कहा कि धूम्र ठोस गैस कोलाइडी विलयन है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस कार्बनिक अणु व परिक्षेपण माध्यम वायु होती है। फिर मैंने कहा वायु को, मतलब धूम्र को वायुमंडल में निष्कासित करने से पूर्व उद्योगों में धूम्र अवक्षेपक या कोट्रेल अवक्षेपक से गुजारते हैं। ठीक है, इस अवक्षेपक में आवेशित प्लेट लगी होती हैं। ये प्लेट धूम्र में उपस्थित कार्बनिक अणुओं को उदासीन कर उनका अवक्षेपण कर देती हैं। वह शुद्ध वायु बाहर वातावरण में मुक्त हो जाती है। समझ लो, समझ लिया? और समझेंगे, एक बार लिखते समय समझेंगे। ठीक है,
तो मैं इसे लिखाता हूं, देखते हैं। अब लिखाऊं तो जो बात मैंने समझाई है डिटो उसी को लिखने वाले हैं हम लिखते हैं कि जो धूम्र है, धुआं, ठोस गैस कोलाइडी विलयन है। यही बताया, कैसा कोलाइडी विलयन है? ठोस गैस। तो बताते चलो, मैं क्वेश्चन पूछता चल रहा हूं, लिखता चल रहा हूं, आप बताते चलो। धुआं ठोस गैस कोलाइडी विलयन है। अच्छा, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? हम लिख सकते हैं इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था कौन होती है? ठोस कार्बनिक अणु व परिक्षेपण माध्यम वायु होती है। क्लियर? हर चीज को समझ रहे हो? वह परिक्षेपण माध्यम वायु होती है। क्लियर? परिक्षेपण माध्यम वायु होती है, कोई समस्या नहीं है। अब आगे सुनो। अच्छा, उद्योगों में धूम्र को वायुमंडल में निष्कासित करने से पूर्व, समझ गए? वायुमंडल में छोड़ने से पूर्व, जिससे प्रदूषण कम हो, समझ जाओ। वायुमंडल में निष्कासित करने से पूर्व किससे गुजारते हैं? धूम्र अवक्षेपक से गुजारते हैं। अरे जिससे वायु धूम्र शुद्ध हो जाए। धूम्र अवक्षेपक, इसका एक नाम और बताया मैंने, कॉट्रेल अवक्षेपक। धूम्र को कॉट्रेल बोलते हैं, ठीक है? कॉट्रेल अवक्षेपक से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं? कॉट्रेल अवक्षेपक से गुजारते हैं। क्लियर? अच्छा, कॉट्रेल अवक्षेपक में क्या लगी रहती हैं? आवेशित प्लेट लगी होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉट्रेल अवक्षेपक लिख लो या धूम्र अवक्षेपक लिख लो। कॉट्रेल अवक्षेपक में आवेशित प्लेट लगी होती हैं। प्लेट लगी होती हैं जो धूम्र में उपस्थित, जो धूम्र में उपस्थित कार्बनिक अणुओं को उदासीन कर अवक्षेपित कर देती हैं। तो इतना लिख लेते हैं, समझ जाओगे तो मैं ना। अवक्षेपित कर देती हैं, जिससे धूम्र में केवल वायु रह जाती है। मतलब वायुमंडल में केवल वायु निष्कासित होती है। यहां तक समझ गए होंगे? तो बड़ा सिंपल, अगर समझो तो इसको नोट करो भी, तो करो नोट, वह पोज कर, नोट कर। नंबर 3 पढ़ोगे, बाहित लिख लिया ना, ये तीसरा अनुप्रयोग देखोगे। समझते चलो अनुप्रयोगों को। तीसरा अनुप्रयोग, वाहित मल शुद्धिकरण में
वाहित मल मतलब बहती हुई गंदगी, मल होता है गंदगी। और शुद्धिकरण में एक जल है जिसमें गंदगी उपस्थित है, उस जल को बोल सकते हैं अशुद्ध जल। दोस्तों अशुद्ध जल होता है वो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है। धूम्र भी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, याद रखो। अशुद्ध जल ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अशुद्ध जल जिसमें मल बह रहा हो, गंदगी बह रही हो, तो अशुद्ध जल ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है। तो अशुद्ध जल को क्या करते हैं, उस अशुद्ध जल में उपस्थित ऋणावेशित कोलाइडी कणों को, पर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे, उन्हें स्कंदित कराते हैं, जिससे अशुद्ध जल कैसा हो जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है। और जब अशुद्ध जल दोस्तों शुद्ध हो जाएगा तो उसका उपयोग कृषि में, उद्योगों में किया जाता है। तो बहुत जगह प्लांट होते हैं, देखो सीवरेज लाइन में जो गंदा पानी बह रहा है, सिटियों में सीवरेज लाइन होती है, वो गंदा पानी कहाँ पहुँचता है, इन प्लांटों में पहुँचता है। ये प्लांट क्या करते हैं, उस गंदे पानी में जो ऋणावेशित कोलाइडी कण हैं उनको स्कंदित कर देते हैं, जिससे जल कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और उसका उपयोग फिर कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों में किया जाता है। तो ये बात हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अशुद्ध जल। अशुद्ध जल कौन, जिसमें गंदगी उपस्थित हो, वही जल अशुद्ध होगा। अशुद्ध जल में ऋणावेशित अशुद्धियां होती हैं। कैसी अशुद्धियां होती हैं दोस्तों, ऋणावेशित अशुद्धियां होती हैं। समझ के हर चीज को, अच्छा ठीक है। अतः अशुद्ध जल ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। कोई गलत बात तो नहीं लिखी मैंने, अशुद्ध जल ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। ठीक है, अशुद्ध जल ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अच्छा, अशुद्ध जल में उपस्थित अशुद्धियों का, अशुद्ध जल में उपस्थित अशुद्धियों का, ये समझने के टॉपिक हैं, जितना सुनोगे उतना याद होगा। उपस्थित अशुद्धियों का स्कंदन कराने पर, स्कंदन कराने पर अशुद्ध जल शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। सुनो और समझो, इसमें रटने की क्या जरूरत है, ठीक है। और इस जल का उपयोग कहाँ करते हैं, इस जल का उपयोग उद्योगों में व कृषि में किया जाता है। उद्योगों व कृषि में किया जा सकता है, ऐसे लिखूं ज़्यादा बढ़िया है। पीने में तो काम में नहीं लेते, और उद्योगों और कृषि में इसको उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अब दोस्तों क्या करो, ये समझ में आ गया होगा तो पॉज करके इसको नोट कर लो, वीडियो को फटाफट करो, फटाफट तैयार रहा करो। ठीक है। अच्छा, अब हम नंबर 4 पढ़ते हैं, रक्त के स्कंदन में। नंबर 4 किसके स्कंदन में, रक्त के स्कंदन में। तो सामने ध्यान दो और समझो, ठीक है। नंबर 4 एक एक को समझा रहा हूं मैं, आप पहले समझो फिर लिखना। रक्त के स्कंदन में देखो, जो अपना ब्लड होता है, रक्त, उसमें ग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन मिलती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन, जो ऋणावेशित होती है। ये अपना मान लो कोई रक्त है, तो रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन मिलती है जो ऋणावेशित होती है।
तो रक्त एक कोलाइडी विलयन है, ठीक है, जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। कौन सी प्रोटीन के? ग्लोबिन प्रोटीन के। तो हम कह सकते हैं रक्त ग्लोबिन प्रोटीन का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। क्लियर? अच्छा, अगर मान ले जैसे मेरे यहाँ निशान कट लग जाए, किसी से भी पेन से, किसी से चाकू से कट लग जाए, तो यहाँ रक्त बहेगा। अगर मैं इस बहते हुए रक्त वाले स्थान पर जहां से रक्त बह रहा है फिटकरी रगड़ूं, तो फिटकरी देता है कौन सा आयन? फिटकरी एक लवण है, वो Al+3 आयन देता है। फिटकरी में Al+3 आयन होता है, लवण आयन देते हैं। तो फिटकरी से Al+3 आयन जो आएंगे वो स्कंदन आयन होंगे। क्यों? क्योंकि रक्त ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, और लवण से आने वाले धनायन स्कंदन आयन होंगे। तो फिटकरी से जो Al+3 आयन आएंगे वो ग्लोबिन प्रोटीन के कण जो हैं इनके आवेश को उदासीन कर इनका स्कंदन कर देंगे। जब इनका स्कंदन कर देंगे तो यहाँ पर रक्त जम जाएगा, तो फिर रक्त का बहना बंद हो जाएगा। अरे नसों में ही रक्त जम जाएगा, बात को समझो। जब मैं यहाँ जहाँ रक्त बह रहा है वहां पर मैं फिटकरी लगा रहा हूं, तो फिटकरी के Al+3 आयन रक्त में उपस्थित कोलाइडी कण जो हैं उनको स्कंदित कर देते हैं, जिससे रक्त का हम कहते हैं थक्का बन गया, मतलब रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो तुम देखते नहीं हो क्या, जब डाई के पास हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं, नहीं कट लग जाता है, तो वो क्या करता है? फिटकरी लगाता है। तो फिटकरी में क्या कंसेप्ट काम करता है? फिटकरी से Al+3 आयन आते हैं, रक्त में उपस्थित ऋणावेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित कर देते हैं, जिससे रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। अरे नसन में थक्का जम जाएगा, अब नस में थक्का जम गया तो ब्लड कहाँ से बाहर आएगा? अंदर का नहीं आएगा ना। जैसे नली ब्लॉक हो गई तो अब अंदर से रक्त बाहर नहीं निकलेगा ना। समझ गए मेरी बात? तो उसमें ग्लोबिन प्रोटीन जम जाती है और रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं शॉर्ट में। अब हम लिख सकते हैं, पहली बात तो ये लिखते हैं, रक्त कौन सी प्रोटीन का? ग्लोबिन प्रोटीन का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अब एक बात सुन लो ढंग से, धूम्र भी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन बताई मैंने, अशुद्ध जल भी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, और फिर रक्त भी। रक्त ग्लोबिन प्रोटीन का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। रक्त ग्लोबिन प्रोटीन का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। फिटकरी के बारे में लिख देते हैं, फिटकरी से आने वाले Al+3 आयन, कौन से आयन? Al+3 आयन रक्त के ऋणावेशित कोलाइडी कणों को क्या कर देते हैं? स्कंदित कर देते हैं। कोलाइडी कणों को स्कंदित कर देते हैं, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। ऐसे लिख देता हूँ, रक्त का थक्का जम जाता है, ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, नोट करो, समझ में आ गया होगा। ऐसी कठिन चीज नहीं पढ़ा रहा, तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो। ठीक है, अब नंबर 5वां पढ़ेंगे पेयजल के शुद्धिकरण में। कौन सा? पेयजल के शुद्धिकरण में।
कोलाइडी विलयन के उपयोग पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण में। अच्छा, पेयजल जानते हो, पीने का पानी। देखो जो नदी तालाब आदि का जल है वो पेयजल है, पीने का पानी है। उसमें मिट्टी रेत होती है, आपको पता ही है, मिट्टी धूल आदि के कण होते हैं। कभी अपना घर से पानी आ रहा है ये तो फिर भी प्योर है। अगर आप डायरेक्ट किसी नदी या तालाब से पानी भरते हो तो उसमें वो है तो पेयजल, पीने का पानी, पर उसमें क्या होते हैं, मिट्टी व धूल के कण। और मिट्टी और धूल के कण जो हैं वो उसमें कोलाइडी आकार के कण हैं, ठीक है, जो ऋणावेशित होते हैं। तो नदी का जो जल है वो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, किसका, मिट्टी व धूल के कणों का, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, उस जल में फिटकरी डाल दो थोड़ी सी। तो फिटकरी के Al+3 आयन आपको पता ही है, फिटकरी से Al+3 आयन आएंगे। और जो नदी का पानी है उसमें किसी टब में ले रखा है मैंने, उसमें मिट्टी धूल है, उसमें मैंने फिटकरी डाली, तो फिटकरी से Al+3 आयन आए। वो ऋणावेशित जो कण हैं उसमें मिट्टी धूल के, उन्हें उदासीन कर क्या कर देंगे, स्कंदित। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे मिट्टी धूल नीचे बैठ जाएगी और ऊपर प्योर जल रह जाएगा। तो कभी भी किसी जल में मिट्टी हो तो उसे शुद्ध करने का तरीका, तो उसमें आप फिटकरी घुमा दीजिए, तो फिटकरी के Al+3 आयन पेयजल में उपस्थित जो कण हैं उन्हें स्कंदित कर देंगे, ठीक है, मिट्टी धूल के कणों को। तो हम यही बात लिख सकते हैं, टॉपिक है हमारा पेयजल के शुद्धिकरण में। हम लिख सकते हैं कि जो पेयजल है में मिट्टी धूल के कोलाइडी कण होते हैं, मिट्टी धूल के कोलाइडी कण होते हैं, क्लियर, ठीक है। अच्छा, पेयजल में फिटकरी डालने पर, क्या डालने पर, फिटकरी डालने पर Al+3 आयन इन कोलाइडी कणों को क्या कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं, जिससे पेयजल शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। इसमें एक शब्द लिखना रह गया मुझसे, पेयजल में मिट्टी धूल के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं, ज्यादा बढ़िया है ना, ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। अब सही है। तो अगर हम फिटकरी डालेंगे तो Al+3 आयन इन कोलाइडी कणों को स्कंदित कर देते हैं, जिससे पेयजल क्या हो जाता है, शुद्ध। तो दोस्तों पोज करो, नोट करो। ठीक है, अगला लिखते हैं। अब आएगा नंबर 6, रबर के स्कंदन में। समझते चलो। देखो इधर नंबर 6 रबर के स्कंदन में, समझो इसे भी, एक एक को समझा रहा हूं मैं अलग अलग, ठीक है। अब मेरी बात के सुनो। देखो एक रबर का पौधा होता है, पौधा आता है
उस पौधे में अगर हम तने पर कट लगाएं तो एक दूध जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। इस दूध जैसे पदार्थ को बोलते हैं लेटेक्स, जो रबर के अणुओं का कोलाइडी पिलियन है। एक दूध जैसा पदार्थ है, ये क्या होता है? रबर के अणुओं का कोलाइडी पिलियन। ठीक है, ये रबर के अणुओं का कोलाइडी पिलियन है, जिसमें ऋणावेशित प्रोटीन के कोलाइडी आकार के कण होते हैं। मतलब इसमें प्रोटीन के कण होते हैं इस कोलाइडी विलियन में, जो कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते। गलत बोल दिया मैंने, मेरी बात को सुनो ढंग से, मैं दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ। रबर के पौधे से लेटेक्स नाम का पदार्थ निकला। ये रबर के अणुओं का कोलाइडी विलियन है, जिसमें रबर के अणु ऋणावेशित होते हैं। तो ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये लेटेक्स जो है ये एक ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है। तो हम लिख सकते हैं रबर, अपन डायरेक्ट लेटेक्स से स्टार्ट करते हैं। लेटेक्स समझ गए? रबर के पौधे से निकलने वाला सफेद रंग का दूध जैसा पदार्थ। लेटेक्स जो है वो किसका? इसमें रबर के अणु होते हैं। रबर जो है ना, जिन अणुओं से बनी होती है, वो अणु इसमें होते हैं। रबर के अणुओं का कैसा कोलाइडी विलियन बताया मैंने? ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है। तो आपने एक चीज महसूस करी होगी, मैंने जितने भी ये 6 पॉइंट पढ़ाए, इनमें सभी कोलाइडी विलियन कैसे आ रहे हैं? ऋणावेशित। इससे आपको याद करने में आसानी रही। तो लेटेक्स रबर के अणुओं का ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है। क्लियर? अच्छा, मान लो ये एक पात्र है, इसमें ये लेटेक्स भरा हुआ है, जो एक ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है रबर के अणुओं का। मतलब रबर के अणुओं पर इसमें ऋणावेश है। अच्छा, मान लो एक धातु है आपके पास, ये धातु, इस पर आपको रबड़ छड़ानी है। तो इस धातु का धनावेशित इलेक्ट्रोड बना करके इस विलियन में लगा दो। तो रबर के अणु, ये धातु है जिस पर आपको रबर की परत छड़ानी है, उसका कैस क्या बनाना है? धनावेशित इलेक्ट्रोड मतलब छड़, और इस विलियन में लगा दी। विद्युत धारा जब आप प्रवाहित करोगे तो ये सभी जो रबर के अणु हैं ऋणावेशित होने के कारण इस पर जाएंगे और उदासीन होकर के इस पर चिपक जाएंगे। तो बताओ, इस इलेक्ट्रोड पर, इस धातु पर क्या छड़ जाएगी? रबर की परत। तो हम इस बात को भी लिखते हैं क्योंकि बुक में लिखी हुई है। तो हम कह सकते हैं जिस धातु पर रबर की परत छड़ानी है, ठीक है, उस धातु का कैसा इलेक्ट्रोड बनाकर? धनावेशित इलेक्ट्रोड बनाकर, धनावेशित इलेक्ट्रोड बनाकर ठीक है, इस कोलाइडी विलियन में लगा देते हैं। ठीक है, आगे लिखोगे क्या? प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस इलेक्ट्रोड पर क्या छड़ जाती है? भाई ये इलेक्ट्रोड धनावेशित है, रबर के अणु कैसे हैं? ऋणावेशित। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जाएंगे, ऋणावेशित कण जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर उदासीन होकर के विक्षेपित हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रोड पर रबर की परत छड़ जाती है। अब रबर के अणु जब चिपक जाएंगे तो परत बन जाएगी रबर की। तो रबर की परत चढ़ जाती है। समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं, खुद की बुद्धि लगाओ। क्लियर? नोट कर लो पोज करके।
ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम नंबर 7, चर्म शोधन में। कल इसकी चैप्टर की कोशिश करते हैं, लास्ट वीडियो बनाए तो लास्ट में चल रहे हैं हम नंबर 7, चर्म शोधन में। किसमें? चर्म शोधन में। चर्म क्या होती है? सुनो पहले, चर्म होती है जीव जंतुओं की खाल। ठीक है, जीव जंतुओं की जो खाल है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? चर्म कहते हैं। ये धनावेशित कोलाइडी विलयन होती है। ये मान लो जीव जंतुओं की खाल है, ठीक है। कैसा कोलाइडी विलयन है? धनावेशित, मतलब इसमें कोलाइडी कण होते हैं प्रोटीन वगैरह के, वो कैसे हैं? धनावेशित। तो जीव जंतुओं की खाल अब पहली बार धनावेशित कोलाइडी विलयन आया है। तो जीव जंतुओं की खाल, चर्म, जिसको चर्म कहते हैं, वो धनावेशित कोलाइडी विलयन है। अच्छा, जब इस चर्म से अपन चमड़ा बनाते हैं, चमड़ा, लेदर, बेल्ट वगैरह बनती है ना, तो क्या करते हैं? इस चर्म को एक टैनिन नामक पदार्थ के विलयन में डुबोते हैं। टैनिन नामक पदार्थ के विलयन में डुबोते हैं, और ये विलयन जो होता है ये धनावेशित कोलाइडी विलयन है, वो सॉरी ऋणावेशित। और इसमें कैसे कण है? धनावेशित। तो अपन कर क्या रहे हैं? पहली बात, चर्म जो है वो धनावेशित कोलाइडी विलयन है। इसको टैनिन नामक पदार्थ के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में डुबोया जाता है, जिससे इसके कोलाइडी कण उदासीन हो जाएंगे, प्लस माइनस को उदासीन कर देंगे चमड़े के, और उदासीन होकर के ये क्या हो जाएंगे? स्कंदित नीचे बैठ जाएंगे। जब नीचे बैठ जाएंगे तो ये सिकुड़ जाएगी, नीचे बैठ जाएंगे। तो अब जो चर्म है वो स्कंदन के पश्चात कठोर और मुलायम हो जाती है। कठोर क्यों? सॉरी, स्कंदन के बाद कठोर पर मजबूत हो जाती है। कठोर क्यों हो गई? क्योंकि इसमें जो कोलाइडी कण है वो पास पास आ गए, और किसी भी पदार्थ में अगर कण पास पास आ जाएंगे तो वो कठोर हो जाएगा। तो चमड़ा, देखो तुम खुद ही देखो, जीव जंतु की खाल तो सॉफ्ट होती है, पर चमड़ा जो बनता है वो कठोर बनता है, मजबूत बनता है। तो कठोर और मजबूत बनाने के लिए उस चर्म को, जीव जंतुओं की खाल को टैनिन नामक पदार्थ के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में डुबोते हैं, जिससे रबर, जिससे चर्म का स्कंदन हो जाता है। चर्म एक कोलाइडी विलयन है, इसका स्कंदन हो जाता है, जिससे चर्म कठोर व मजबूत हो जाती है। तो हम ऐसे लिखते हैं। हम देखते हैं, समझने की कोशिश करो। भाषा में थोड़ी कठिन आ रही है, मुझे बोलने में भी समस्या आ रही है, तो इसको समझने की कोशिश करो। हम लिखते हैं, चर्म कैसा कोलाइडी विलयन है? धनावेशित कोलाइडी विलयन है। पहली बार आया है धनावेशित, नहीं अब तक सब ऋणावेशित ही आ रहे थे। धनावेशित कोलाइडी विलयन है, ठीक है, विलयन है। आगे लिख सकते हैं, चर्म को टैनिन नामक पदार्थ के, कौन से पदार्थ के? टैनिन नामक पदार्थ के कैसे कोलाइडी विलयन में? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में। विलयन में डुबाने पर चर्म एक कोलाइडी विलयन ही तो है, चर्म का स्कंदन हो जाता है, जिससे चर्म कठोर व मजबूत हो जाती है। कठोर पे मजबूत हो जाती है। क्लियर? क्लियर? नोट करो, रुको नहीं, नोट करो।
ठीक है। अच्छा, नंबर 8 पढ़ते हैं डेल्टा निर्माण में। डेल्टा निर्माण में, इसको ढंग से समझना, पूछ सकता है। बढ़िया एग्जाम्पल, बढ़िया टॉपिक, डेल्टा निर्माण में। अच्छा, जो नदी का जल है, मान लो ये एक नदी है, ये इसमें जल है, तो आपको पता ही है नदी का जल पेयजल है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। जो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, मतलब इसमें कोलाइडी कणों पर क्या होता है, ऋणावेशित। नदी का जल मिट्टी, धूल आदि के कणों का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। ठीक है। अच्छा, नदियां, अधिकांश नदियां कहाँ जाकर के गिरती हैं, समुद्र में। ये समुद्र है, ये नदी बह रही है, इधर को जा रही है और समुद्र में गिरेगी। समुद्र में विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, जैसे समुद्र में कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। अच्छा, तो समुद्री जल में लवण है तो धनायन प्रेजेंट है। जैसे ही नदी का जल, जो एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, मिट्टी, धूल आदि के कणों का, समुद्र के जल के संपर्क में आएगा, तो समुद्र के जल में जो कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन है वो स्कंदन आयन हो गए। ये ऋणावेशित कण है, ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, तो लवण के धनायन स्कंदन आयन हो गए। ये नदी के जल में जैसे ही नदी का जल जैसे ही समुद्र के जल के संपर्क में आएगा, तो ये कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन इन कोलाइडी कणों को उदासीन कर इनका क्या कर देंगे, स्कंदन। तो नदी और समुद्र के जल का जहां मिलान होता है, उस स्थान पर अशुद्धियों का ढेर लग जाता है, मिट्टी व धूल का ढेर लग जाता है। इस ढेर को क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, दोबारा बोलता हूं मैं, फिर समझ लो बेटा। नदी का जल जो होता है वो ऋणावेशित मिट्टी, धूल आदि के कणों का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। समुद्र के जल में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि आयन इन ऋणावेशित कणों को उदासीन कर इनका स्कंदन कर देते हैं, जिससे नदी और समुद्र के जल के संपर्क स्थल पर अशुद्धियों का, मिट्टी, धूल का आदि का एक ढेर बन जाता है, जिसे बोलते हैं डेल्टा निर्माण। ठीक है। जब ये ढेर बहुत बड़ा हो जाएगा तो नदी अपना रास्ता बदल लेगी। सही है, मतलब एक पहाड़ सा बन जाएगा तो रास्ता बदल लेगी, साइड में होकर निकल जाएगी। तो अब मेरी बात को अपन लिखते हैं, हम लिख सकते हैं नदी का जल, समझ के लिखो, नदी का जल मिट्टी, धूल आदि के कणों का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। कैसा कोलाइडी विलयन है, ऋणावेशित। ठीक है, आगे लिखते हैं समुद्री जल में उपस्थित कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम आदि आयन इन ऋणावेशित कणों को उदासीन कर स्कंदित कर देते हैं। उदासीन कर क्या कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं, जिससे नदी व समुद्र के संपर्क स्थल पर, के संपर्क वाले स्थान पर किसका ढेर बन जाएगा, धीरे धीरे अशुद्धियों का स्थान पर अशुद्धियों का ढेर लग जाता है।
तो डेल्टा कैसे बनता है समझ में आया? अशुद्धियों का ढेर लग जाता है जिसे डेल्टा कहते हैं। जिसे डेल्टा कहते हैं। क्लियर? नहीं है क्लियर? हाँ, आ गया मजा। वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर आगे आपकी बात हुई आपसे फिर दोबारा बात करते हैं। आज से हम 11th की वीडियो भी चालू कर रहे हैं दोस्तों। कोई आपके मिलने वाला हो तो उसे सूचित करें कि जो हमारा ये ग्रुप है ये अब 11th की वीडियो भी पहले से नोट कर लो। कर लिया? अब मेरी बात सुनो, आज से हम 11th की वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं 8 तारीख से। ठीक है? तो कोई भी आपका मिलने वाला हो, कोई भी आपका छोटा भाई हो, बहन हो, तो उसे सूचित करें, कोई मित्र हो, कि हमारे जो स्कूल का ये चैनल है टीचिंग एक्सपर्ट, इस पर अब आपके लिए 11th की वीडियो भी उपलब्ध होंगी। ठीक है दोस्तों? तो ये आप साथ देना, अपने मिलने जुलने वालों को सूचित करना, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है? अब इस पे चैनल में इस चैप्टर पर 1-2 वीडियो और बनेंगी। अब तो आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। ठीक है? अब हम आपसे कब मिलेंगे? कल। ठीक है ना? क्योंकि मुझे अभी 11th की वीडियो और शूट करनी है। ओके, गुड मॉर्निंग।